Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एनसीईआरटी राइज सीरीज। तो देखना है आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4। हमारा ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 4 है। यूनिट फर्स्ट चल रहा है अभी, क्लियर है। चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज एनिमल किंगडम। देखो हमने बेसिकली 5 किंगडम में 4 किंगडम पढ़ लिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, देन प्लांटी एंड देन एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर है। तो एनिमल किंगडम में देखो दो सब यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। द फर्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे ध्यान से देखोगे क्योंकि इसी से रिलेटेड होगा तुम्हारा अगला टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो हम क्लासिफाई करने के लिए, एनिमल में क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज करेंगे, क्लियर है ना। तो उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे टॉपिक के एंड में जो हम लोग पीवाईक्यू करते हैं यहाँ पे काफी कम होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे ना ये एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, वो बेसिकली क्या होंगे, तो वो क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो डिफरेंट टॉपिक से मिल के बने होते हैं, क्लियर है। तो जब तक तुम सारे चीज पढ़ ना लो वो क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो चैप्टर के एंड में करेंगे। वैसे बीच बीच में भी हम लोग करते चलेंगे, क्लियर है ना। जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी कि हाँ देख लो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्लियर है, ताकि तुम्हें एक मतलब कि एक पता चल सके, क्लियर है ना, कि हाँ भाई इस तरीके से हमें पढ़ना है और एनसीईआरटी का कुछ भी लाइन हमें नहीं छोड़ना है, क्लियर है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या बोलती है। तो सबसे पहला लाइन देखोगे क्या बोल रही है, व्हेन यू लुक अराउंड, जब आसपास देखते हो, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। तो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। एज ओवर मिलियन ऑफ स्पेसीज, million of animal species, okay, have been described till now, okay। तो अभी तक millions of animal species describe किए जा चुके हैं। the need for classification the need for classification becomes all the more important। और यहाँ पे ये और भी important होता चला गया। the classification also helps in assigning a systematic position to newly described species। मैंने बताया था ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन से ये भी बेसिकली फायदा होता है कि जो नए बेसिकली अगर कोई डिस्क्राइब किए जाते हैं स्पेसिस को, तो उन्हें भी हम एक मतलब से एक जगह असाइन करते हैं, क्लियर है ना, एक सिस्टमेटिक पोजीशन असाइन करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखना जो टॉपिक है हमें पढ़ना, सबसे पहला टॉपिक नंबर 4.1 दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कौन कौन से टर्म्स है जो हम यूज करने वाले हैं इस क्लासिफिकेशन के लिए, यानी किस किस आधार पे हम एनिमल को अलग अलग ग्रुप में बांटने वाले हैं, ओके। तो ये हमारा बेसिक है यहाँ पे। तो ये बेसिक सबसे पहले समझेंगे और आज के लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे ही मेन फोकस होगा हम लोगों का, क्लियर है ना। तो चलो देखते हैं इसे, देखोगे आगे। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स जो कि क्या होते हैं, तो कॉमन होते हैं टू वेरियस इंडिविजुअल्स in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive system, circulatory system और reproductive system, क्लियर है ना। तो ये सारे फीचर्स क्या है अभी भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में या डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स में क्या होते हैं, तो कुछ देयर इज सिमिलैरिटी एक्चुअली, क्लियर है ना, या यूं कहोगी दीज आर फंडामेंटल फीचर्स जो कि कॉमन होते हैं टू वेरियस इंडिविजुअल्स, क्लियर है ना, इन रिलेशन टू यही सब पॉइंट्स हो गए तुम्हारे, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दीज फीचर्स आर यूज्ड, तो इन्हीं फीचर्स को हम यूज करते हैं बेसिकली एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल। एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए इन सारे पॉइंट्स का हम यूज करने वाले हैं एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। और देखो यहाँ पे कुछ डिस्कस किए गए हैं। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ सेल से, क्लियर है ना, जिसे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो किस लेवल पे है, वो सेल से बना हुआ है, क्लियर है ना,
या फिर सेल से डिफ्रेंशिएट करके उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है ग्रोथ करके, या फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बन चुके हैं, या फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें 4 देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? दाउ ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल, जितने भी मेंबर्स हैं एनिमल के, तो वो क्या है? तो मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे क्या है? तो मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। तो यहाँ पे सारे के सारे सेम पैटर्न नहीं होते हैं। किसके बेसिस पे? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करते हैं स्पॉन्जेस में, क्लियर है ना, जो कि तुम्हारे पोरीफेरेंस में आते हैं। स्पॉन्जेस पढ़ेंगे अभी हम। द सेल आर अरेंज्ड, यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं? तो दे आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होंगे? तो सेल जो होंगे ना, वो खुद लूजली पैक्ड होंगे, यानी कि सेल सेल ग्रुप करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा। क्लियर है ना? यहाँ पे सिंपली सेल होंगे जो लूजली मतलब सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा हो गया? तो सेलुलर लेवल हो गया। क्लियर है ना? सम डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर की अगर बात करते हैं, जिसमें समझते हो ना कि डिफरेंट फंक्शन को काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे एक्टिविटीज अगर एमंग द सेल्स, तो यहाँ पे सेल के ही बीच में थोड़े बहुत डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल्स तो होंगे, लेकिन वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा, उसी में बस थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लोगे। सम डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज एक्टिविटीज का डिवीजन, वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? तो एमंग द सेल्स में ही तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, जो डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन हाँ, टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आता है, वो मैं एक सीक्वेंस में तुम्हें बताऊंगा आगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे एनिमल्स का। क्लियर है? तो इन सेलेंट्रेट्स जो अरेंजमेंट होता है सेल का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसे क्या करते हैं? तो हम एक टिश्यू में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा लेवल देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे तुम्हें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी पूरी फेरा में तुम्हें क्या मिल गया? सेलुलर लेवल। पूरी फेरा में तुम्हें क्या मिल गया? यहाँ से समझो, पूरी फेरा में तुम्हें सेलुलर लेवल मिल गया। क्लियर है ना? लेकिन अगर सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, तो सिलेंट्रेटा में तुम्हें टिश्यू लेवल मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन लेवल, is exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher phyla। तो Platyhelminthes और दूसरे जो higher phylums होंगे, वहां पे तुम्हें organ level मिलेंगे, where tissue are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। in animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, इन सभी की अगर बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, तो यहाँ पे क्या होंगे? ऑर्गन्स ढेर सारे जो होंगे वो जैसे कुछ कुछ ऑर्गन मिलके अगर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स का ग्रुपिंग हो जाएगा और वो बना लेगा ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। इच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और हर सिस्टम का एक अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। क्लियर है? जैसे अगर मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं ना। तुम्हारा माउथ आ जाता है, स्टमक आ जाता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ कुछ ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाया, जो कि हमारे बॉडी की एक फिजियोलॉजी, दैट इज डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम तुम्हें कहाँ से कहाँ मिला? तो देखोगे यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे देखो एनालिडा। क्लियर है ना? एनालिडा के आगे अगर बढ़ जाओ, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो ऑर्गन सिस्टम मिलने वाला है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सभी में, साथ ही साथ इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है। क्लियर हुआ यहाँ तक? और वही अगर बात करते हैं प्लेटिहेलमिन्थेस की, तो वहाँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ओके, वहाँ पे ऑर्गन्स तो बनेंगे लेकिन ऑर्गन्स की ग्रुपिंग नहीं होगी, एसोसिएशन नहीं होगा, यानी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। Organ system is a different group of animals. Organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexities. अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट समझोगे, यहाँ पे क्या समझना है तुम्हें कि ऑर्गन सिस्टम की भी अगर बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल में, जैसे लोअर ग्रुप हायर ग्रुप अभी बढ़ेंगे ना हम लोग आगे, तो यहाँ पे भी तुम्हें अलग अलग पैटर्न दिखेगा कॉम्प्लेक्सिटी का। एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बात करते हैं हम प्लेटिहेलमिन्थेस की, हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होगा टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ मॉथ एंड एनस। तो यहाँ पे याद रखना है तुम्हें क्या, यहाँ पे याद रखना है प्लेटिहेलमिन्थेस में, प्लेटिहेलमिन्थेस यहाँ पे क्या है तो तुम्हें सिंगल ओपनिंग है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर डाइजेशन, ऐसे लिख लो, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो रहने देते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझ गए डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, वही तुम्हारा मॉथ और वही तुम्हारा एनस का काम करेगा, एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। और यहाँ पे ये क्या है तो डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा इनकम्प्लीट है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होगा तो, एक मिनट कहाँ चले गए जी, ओके ओके, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होगा तो इट हैज टू ओपनिंग्स, दैट इज माउथ एंड एनस, दोनों अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप। तो इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी तुम्हारा दो तरह का हो सकता है। देखो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ गया, जहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होगा जो कि माउथ एनस दोनों का काम करेगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारे दो ओपनिंग्स होंगे, एक माउथ अलग होगा एक एनस अलग होगा। तो अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें, अगर अपनी बात करें, तो हम लोग क्या है, हम लोगों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर है ना? तो उसी तरह से देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के भी दो टाइप हो गए। द फर्स्ट इज कॉल्ड open type of circulatory system and the second one is called closed type of circulatory system। तो देखो ओपन टाइप में ना तुम्हारा जो वेसल्स वगैरह होते हैं ना वो सब नहीं प्रेजेंट होगा, सिंपली टिश्यू में डायरेक्ट ब्लड चला जाएगा। देखना यहाँ पे ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट and the cells and the tissue are directly bath in it। यानी हार्ट से निकलेगा और जो सेल टिश्यू होगा वो डायरेक्टली उसमें ब्लड पहुंच जाएगा, उसमें डायरेक्टली वो नहा लेगा एक तरह से, बाथ इनटू इट। क्लियर है ना? भीग जाएगा उससे। क्लियर है? या फिर यूं कहो कि ब्लड उसमें डायरेक्टली पोर्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे तुम्हें किसी भी तरह का ट्यूब सिस्टम नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? जैसे कि तुम हायर ऑर्गेनिज्म में देखते हो ना आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज, ये सब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ओपन टाइप वाले में तुम्हारा जो ब्लड वेसल होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये क्या होंगे तो एब्सेंट होंगे। क्लियर है ना? लेकिन अगर क्लोज टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स है ना, ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर के ब्लड वेसल्स होंगे, जैसे आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज। चलो इन तीनों में बताओगे सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है? अगर इसे मैं बोलूं कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करो डायमीटर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला कौन आएगा? तो सबसे पहला तुम्हारा आएगा कैपिलरीज। क्लियर है? इसके बाद तुम्हारा कौन आएगा? तो इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा आर्टरीज, और इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा वेन्स। किसके अकॉर्डिंग हमने किया है? तो हमने इसे अरेंज किया है किसके अकॉर्डिंग? तो डायमीटर के बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है ना? डायमीटर के असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया है। तो कैपिलरी सबसे पतला हो गया यहाँ पे, यानी डायमीटर में सबसे कम,
उसके बाद आर्टरीज, क्लियर है ना, आर्टरीज का भी डायमीटर जो होता है वो वेन से कम होता है, तभी तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, क्लियर है ना। और फिर वेन्स फाइनली, ओके। आर्टरी वेन्स वैसे पढ़ोगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे डिटेल में करवाएंगे इसे, तो यहाँ पे रहने देते हैं इसे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे बस ये समझ गए कि ब्लड अगर कोई ब्लड वेसल्स के अंदर से वो फ्लो कर रहा है, क्लियर है ना, डायरेक्टली वो टिश्यू या सेल तक नहीं जा रहा है, वो इसके थ्रू होकर जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो उसे हम बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे दिया है कि दैट इज सिमेट्री। देखो सिमेट्री कुछ है नहीं, सिमेट्री समझना क्या होता है। सिमेट्री तुमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, सिमेट्री, क्लियर है ना। सिमेट्री का मतलब है कि एक ऐसा इमेजिनरी लाइन तुम ड्रॉ करो, या इमेजिनरी प्लेन एक्चुअली, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करे, तो दो इक्वल हाफ में बांट दे, क्लियर है ना। सो दिस इज द सिमेट्री, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग देखो अलग अलग सिमेट्री होगा बॉडी का, क्लियर है ना। जैसा यहाँ पे तुम्हें दो दिख रहा होगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री दिख रहा होगा, बाइलेटरल सिमेट्री दिख रहा होगा, क्लियर है ना। तो चलो समझते हैं इसे क्या है, और एसिमेट्री भी होता है, क्लियर है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पे इसे बांट सकते हैं। स्पॉन्जीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब कि कोई भी प्लेन इसके बॉडी से किधर भी किसी भी तरफ से पास करो, वो उसे इक्वल हाफ में नहीं बांटेगा, क्लियर है ना, वो उसे इक्वल हाफ में बांटेगा ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, कोई भी प्लेन जो कि सेंटर से पास करेगा, क्लियर है ना, डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, वो इक्वल हाफ में उसे बांटने वाला नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड asymmetrical, okay। when any plane passing through the central axis of the body divides the organism, यहाँ पे क्या करेगा, divides the organism into two identical halves, बिल्कुल एक जैसे, क्लियर है ना, दो आइडेंटिकल हाफ में बांटेगा, तो इसे क्या बोलोगे, रेडियल सिमेट्री बोलोगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कौन कौन कहाँ कहाँ तुम्हें रेडियल सिमेट्री मिल रहा है, तो सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में एंड इकाइनोडर्मेट्स में हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, ओके। फिगर 4.1a, यहाँ देखो रेडियल सिमेट्री दिखाया गया है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझ गए, ये आगे बढ़ते हैं। Animals like Annelida, Arthropoda, etc., where the body can be divided into identical left and right half in only one plane। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन होगा। देखो रेडियल और बाइलेटरल में थोड़ा सा डिफरेंस ये समझना कि रेडियल में क्या है कि एनी प्लेन, यहाँ पे एनी प्लेन है, देखो यहाँ पे ये वर्ड समझना तुम, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, कोई भी प्लेन अगर सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है तो वो उसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो इक्वल हाफ में, क्लियर है ना। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। जैसे देखो मैं एक लेटर से समझाता हूँ, जैसे एक लेटर है तुम्हारा ओ, क्लियर है ना, तो इसे यहाँ से पास कर दो, यहाँ से पास कर दो, या यहाँ से पास करो, या फिर यहाँ से पास करो, हर केस में क्या होगा, दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, या यूं कहो ना कि जिसमें मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, क्लियर है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस में लिख देता हूं, तो पीओएस 0 होता है किस केस में भाई, तो एसिमेट्री के केस में, क्लियर है ना, ए सिमेट्री। यहाँ पे पीओएस की वैल्यू 1 होती है किस केस में, तो यहाँ पे याद रखना बाइलेटरल में, क्लियर है ना। और पीओएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये कहाँ, तो रेडियल में, क्लियर है। ये बस इतना ही तुम याद रखना, क्लियर है। पीओएस हेयर इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस का मतलब मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं होगा एसिमेट्री में, क्लियर है ना, उसमें तुम कोई भी प्लेन ऐसा खोज ही नहीं पाओगे जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में बांटे। देन प्लेन ऑफ सिमेट्री एक होगा बाइलेटरल में, जैसे देख लो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखाया गया क्रैब का, क्लियर है ना। इसमें और अगर मान लो ऐसे तुम बांटते हो तो दो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, क्लियर है ना, यहाँ पे अलग पार्ट चला जाएगा, यहाँ पे अलग पार्ट्स चला जाएगा। लेकिन अगर बीच से बांटते हो तो देखो तुम राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो तुम स्ट्रक्चर देखोगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, क्लियर है ना। सो इसलिए ये बाइलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि और कोई प्लेन यहाँ पे नहीं है जो इसे
काट पाएगा। क्लियर है? तो ये समझ गए। तो यहाँ पे तुम्हें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा इन सभी में क्या मिलने वाला है, तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलने वाला है। क्लियर है ना? और देखो यहाँ पे अभी तुम याद मत करोगी कहाँ पे तुम्हें बाइलेटरल और कहाँ पे सिमेट्री मिलेगा, क्योंकि जब तुम चैप्टर में पढ़ोगे ना क्लासिफिकेशन, वहां पे हर एक फाइलम में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सिलोम नहीं, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम 4 पढ़ा था। तो जब तुम फाइलम पढ़ रहे होगे, मान लो तुम पोरीफेरा पढ़ोगे, तो पोरीफेरा में एक लाइन आएगा कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो वहां पे तुम्हें ये तो नहीं समझना पड़ेगा ना कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि तुम पहले से ही समझ चुके हो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होने का मतलब कि वहां पे सेल होंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की तो बात ही नहीं करते हैं। फिर वही मान लो कि कोई और दूसरे फाइलम में पढ़ोगे कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, तो समझ जाना वहां पे कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है ना? तो उसी तरह से सिमेट्री भी आगे आएगा। क्लियर है ना? वैसे यहाँ पे चाहो तो ये एग्जाम्पल याद कर सकते हो, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर, इकाइनोडर्मेट्स। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें रेडियल सिमेट्री है, और साथ ही साथ यहाँ पे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और आगे जो जो भी तुम चले जाओ। क्लियर है ना? तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगा। रेडियल सिमेट्री वाला जरूर याद रखना तुम, रेडियल सिमेट्री क्योंकि यूनिक होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सिलेंट्रेट्स है, टेनोफोर्स है और इकाइनोडर्मेट्स हैं, ये 3 में तुम्हें रेडियल सिमेट्री मिल रहा है। और स्पोंजेस यानी पोरीफेरा जो है वो एसिमेट्रिक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिमेट्री हो गया। इसके बाद देखोगे एक नया हेडिंग है हमारे पास, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक समझने से पहले एक पॉइंट समझना होगा तुम्हें, और वो समझना होगा जर्मिनल लेयर। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें जर्मिनल लेयर्स समझने होंगे। क्लियर है ना? या जिसे जर्म लेयर भी बोलते हैं। तो जर्मिनल लेयर्स होते क्या है समझना। तो रिप्रोडक्शन अगर तुमने पढ़ा होगा 10th में, या फिर अगर तुमने 12th पढ़ रखा है तो 12th में भी पढ़े होगे, तो वहां पे एक चीज तुमने समझा होगा कि जैसे स्पर्म ओवम मिलके जाइगोट बनाया, अब जाइगोट का डिवीजन शुरू हुआ तो एम्ब्रियो बनाया। अब एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। क्लियर है ना? तो उसी में होता है ना मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो एक सर्टेन स्टेज पे जाके गैस्ट्रुला वाले स्टेज पे वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स बने होते हैं ना वो ग्रुपिंग कर लेता है, और ग्रुपिंग करके यहाँ पे अलग अलग जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि तुम्हारे 3 जर्मिनल लेयर होते हैं खास करके। द फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द सेकेंड इज कॉल्ड इंडोडर्म, एंड द थर्ड इज कॉल्ड मेसोडर्म। अब यहाँ पे समझना ये तीनों है क्या, ये तीनों सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स ही हैं और कुछ नहीं है। क्लियर है ना? ये सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना कि ये तीनों सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि आगे जाकर डिफरेंट डिफरेंट सेल को बनाएगा। क्लियर है ना? दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशन में ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो ये नए नए सेल का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो ये तीनों को अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ ना, तो ये हमारे बॉडी को बनाने वाला लेवर है। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर का अगर मतलब बन रहा है, घर बन रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे लेबर रहते हैं ना उसे बनाने वाले, जिसे तुम बेसिकली राजमिस्त्री भी बोलते हो। तो वैसा ही समझ लो यहाँ पे कि ये 3 अलग अलग तरह के लेबर हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, टिश्यू को, या यूं कहो कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को बनाएंगे मिलजुल कर। क्लियर है ना? तो अगर मान लो कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ लेयर प्रेजेंट हो, जिसमें सिर्फ यही दोनों लेयर प्रेजेंट हो, मीजोडर्म एब्सेंट हो, तो इन्हें हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। इन्हें क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और अगर मान लो कि कहीं पे ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये समझ में आया? यहाँ पे अगर सिर्फ 2 ही लेयर मिलकर, यानी सिर्फ 2 ही लेवर ने मिलकर पूरे बॉडी को बना दिया, क्लियर है ना,
तो वो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। और अगर 3 लेवर ने मिलकर पूरे बॉडी को बनाया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लेना शॉर्ट में कि डिप्लोब्लास्टिक वाले जो होंगे ना उसमें तुम्हें ऑर्गन्स वगैरह का फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि मेसोडर्म जो होते हैं ना बेसिकली वो कहीं ना कहीं मिडिल लेयर बनाने में एसोसिएटेड होते हैं। देखना आगे समझ में आएगा। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm, ये external है, and an internal endoderm are called diploblastic। तो देख रहे हो यहाँ पे एक external ectoderm, internal endoderm, तो diploblastic simply। Animals like coelentrates, तो ये क्या है, diploblastic है। An undifferentiated layer mesoglea is present between the ectoderm and endoderm। यहाँ पे क्या होगा, तो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगा। देखो बीच में यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मीसोग्लिया। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, मीसोडर्म ना होकर यहाँ पे क्या होगा, मीसोग्लिया होगा। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया। तो ये भी प्रेजेंट होगा तुम्हें, एक्टोडर्म इंडोडर्म प्लस मीसोग्लिया। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं मैं, इसे याद रखना। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। कहाँ, तो डिप्लोब्लास्टिक में। क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं हम, तो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर। यहाँ पे तीसरा जर्मिनल लेयर होगा, दैट इज मीसोडर्म। मीसोडर्म देखो कुछ नहीं है, ये जो मीसोग्लिया था ना यही डिफरेंशिएट करके डिफरेंट सेल्स का ये अरेंजमेंट ले लिया। यहाँ पे देखो मीसोडर्म दिख रहा होगा। क्लियर है ना, दिस इज द मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर जो है ना ये तुम्हें मीसोडर्म दिख रहा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे तुम्हें सेल का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। क्लियर है, जो कि पहले देखो बाहर दिख रहा था और अंदर दिख रहा था, लेकिन अब देखो बाहर भी दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है और बीच में भी तो दिख रहा है ना सेल का डिफरेंशिएशन। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक चले जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हें मीसोग्लिया याद रखना है। तो मीसोग्लिया कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इज प्रेजेंट इन, क्या हो जाएगा, तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ये मीसोग्लिया है क्या, तो ये है तुम्हारा अनडिफरेंशिएटेड लेयर। क्लियर है, और यही मीसोग्लिया जब डिफरेंशिएट कर जाएगा तो वो बना लेगा मीसोडर्म, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट होगा। क्लियर है, तो यहाँ तक याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देन वी हैव द फोर्थ टॉपिक, दैट इज सिलोम। अब सिलोम को समझते हैं। यहाँ पे सिलोम का सीधा सा मतलब होता है कैविटी। क्लियर है ना, सिलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पे अगर पूरी कैविटी प्रेजेंट हो, क्लियर है ना, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा कैविटी दिख रहा होगा। क्लियर है ना, ये बीच में बस एक सपोर्ट दिखाया गया है तुम्हें, ये वाला। ओके, सो यहाँ पे ये कैविटी दिख रहा है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा कैविटी दिख रहा है, यानी सिलोम दिख रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिलोमेट बोलेंगे, जहाँ पे ये ऐसा इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देखो कैविटी तो है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मतलब समझ रहे हो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो कैविटी है वो तुम्हें देख रहे हो बीच बीच में गैप टाइप का प्रेजेंट है, बीच बीच में तुम्हें कुछ कुछ यहाँ पे स्कैटरिंग दिख रहा है। क्लियर है ना, तो ये किसके स्कैटरिंग है अभी पढ़ेंगे हम। क्लियर है, और यहाँ पे देखो तुम्हें कोई कैविटी ही नहीं दिख रहा है, ये बीच वाला तो तुम्हारा ये ओपनिंग है तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल का। क्लियर है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बीच में तुम्हारा ये सेंट्रल ओपनिंग है एलिमेंट्री कनाल का। क्लियर है ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये साइन दिखा दिया है। ओके, तो उसके अलावा देखो तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बीच में तुम्हें स्पेस नहीं दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एसिलोमेट। अब तुम खुद समझो, अगर तुम हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हो जहाँ पे कि ऑर्गन्स वगैरह या ऑर्गन सिस्टम वगैरह रखना है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहां पे सोचो कि स्पेस प्रेजेंट होगा तभी तो रह पाएगा ना वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है, तो वही होता है कि जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में जाते हो ना वहां पे तुम्हें सिलोमेट्स देखने को मिलता है। क्लियर है ना, तुम्हें वहां पे अगर ए सिलोमेट या स्यूडो सिलोमेट मिलेगा तो वहां पे ऑर्गन्स को कहाँ रखोगे, सेल के अंदर घुसा दोगे क्या,
उसे एम्प्टी स्पेस चाहिए ना रहने के लिए, कैविटी चाहिए ना, सो दैट इज सीलोमिक कैविटी। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। गट मीन्स हेयर एलिमेंट्री कनाल, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर है ना। गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, क्योंकि यही तो पैकेजिंग करने के लिए जगह देगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। ओके, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीसोडर्म, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीसोडर्म। देखो अभी तुमने पढ़ा था ना एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीसोडर्म, तो मीसोडर्म में जो भी बेसिकली लाइंड होगा बॉडी कैविटी, क्लियर है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे तो सिलोम बोलेंगे। क्लियर है, इसे हाईलाइट कर लोगे, यहाँ पे याद रखना है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, इसी को हम सिलोम बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ये कैविटी प्रेजेंट होगा उन्हें हम सिलोमेट बोलेंगे। क्लियर है, तो सिलोम और सिलोमेट समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, देन वी हैव एनालिड्स, मुलस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर है ना, फिगर दिखाया गया 4.3, फिगर 4.3। ओके, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मीसोडर्म। तो यहाँ पे ये सिलोमेट्स का एग्जांपल दिखाया गया, ये फिगर दिखाया गया 4.3 ए में। ये देखो ये वाला फिगर है, इसमें देखो तुम्हें कैविटी दिख रहा होगा, ये कैविटी दिख रहा है ना, मैंने बताया था तुम्हें, सो दैट इज एक्चुअली सिलोमिक कैविटी। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ फिलहाल ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। सो दिस वन इज द सिलोमिक कैविटी। बीच वाला जो है तुम्हारा वो तो तुम्हारा एक्सिस है बेसिकली, क्लियर है ना, ये सेंट्रल एक्सिस है। ओके, तो ये सिलोमेट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखो हायर ऑर्गेनिज्म है, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी जगहों पे तुम्हें क्या दिखेगा तो ट्रू कैविटी दिखेगा, यानी कि सिलोमेट्स दिखेंगे, यानी ये सिलोमेट्स होंगे। ओके, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म। अब यहाँ पे समझना, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म, यहाँ पे मीसोडर्म प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीड द मीसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पॉचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे मीसोडर्म जो होंगे वो देखो पॉचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो पॉचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है ना, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा उन्हें हम बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट। तो यहाँ पे जो मीजोडर्म होगा वो क्या होंगे तो पॉचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे पॉचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जो कि स्कैटर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ देखो तुम्हें ये वाला जो लेयर दिख रहा है ये मीजोडर्म ही तो है। क्लियर है ना, लाइंड बाई मीजोडर्म। ओके, सो ये इस तरह से मीजोडर्म से लाइंड है। क्लियर है ना, यहाँ देखो और ये देखो, क्लियर है, ये और बीच में ये तुम्हारा इंडोडर्म होगा। क्लियर है ना, तो मीजोडर्म के बीच में तुम्हें स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्पेस दिख रहा है। क्लियर है, सो दिस इज द सिलोमिक कैविटी। चलो आगे बढ़ते हैं, एस्केलमिंथिस, ये 4.3b ये तुम्हारा हो गया, और एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है कौन सा तो एस्केलमिंथिस। क्लियर है, तो स्यूडोसिलोमेट तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है तो एस्केलमिंथिस में देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, और यहाँ पे बॉडी कैविटी है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा समझना, ये तुम्हारा हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया तुम्हारा मीजोडर्म, और ये हो गया तुम्हारा इंडोडर्म। क्लियर है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, यहाँ पे कोई भी बीच में कैविटी तुम्हें देखने को नहीं मिला। क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये चीज समझ गए, तो यहाँ पे तुम्हें सिंपल सा इसे क्या बोलोगे तो एसिलोमेट बोलोगे। क्लियर है ना, जैसे यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल में मिल जाएंगे प्लेटीहेलमिंथिस, तो प्लेटीहेलमिंथिस तुम्हारा क्या हो जाएगा तो एसिलोमेट हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कहने का मतलब समझना कि बॉडी पार्ट्स होगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में कहीं कहीं बटे होते हैं। क्लियर है ना, जिसे कि मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। देखना यहाँ पे, इन सम एनिमल्स, सर्टेन एनिमल्स में क्या होता है तो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहर से भी और अंदर से भी, कहीं कहीं सिर्फ एक्सटर्नल भी होता है, कहीं कहीं इंटरनल भी होता है, और कहीं कहीं एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही होता है। क्लियर है ना, तो वो तो जब आगे पढ़ेंगे ना
वहां पे ये आ जाएगा। ओके, सो इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटे होंगे, क्लियर है ना, विथ अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, जहां पे कि एटलीस्ट कुछ ऑर्गन का क्या होगा तो रिपीटिशन होगा, क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा और इस फेनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, तो अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, तो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, तो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होंगे विथ ए सीरियल रिपीटिशन, एक सीरियल रिपीटिशन होगा, रिपीट करेगा ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स का यहाँ पे रिपीटिशन होगा, क्लियर है ना। तो ये एग्जांपल अर्थवॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। आगे देखो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड यहाँ पे सिंपल सा समझो, बाकी डिटेल में जब कॉर्डेटा शुरू करूंगा ना तो वहां इंट्रोडक्शन में नोटोकॉर्ड डिटेल में समझाऊंगा तुम्हें, क्लियर है ना। सो नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली यानी कि मीसोडर्म से बना होता है। नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो मीसोडर्म, याद रखोगे। डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डॉर्सल मीन्स बैक साइड एक्चुअली, वेंट्रल डॉर्सल, तो यहाँ पे समझना डॉर्सल मीन्स बैक साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये क्या होगा, तो डॉर्सल साइड में डेवलप करेगा इन सम एनिमल्स, कुछ कुछ एनिमल्स में, खास करके हायर एनिमल्स में। ओके, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। तो जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलोगे, कॉर्डेट बोलोगे, और जहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट में तुम्हारा पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक तुम्हारा सारा क्या है, तो नॉन कॉर्डेट है, क्लियर है ना। और उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर कॉर्डेटा आ जाते हैं, तो कॉर्डेटा को आगे हम अलग से डील करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड सिंपल सा बस समझो, अभी नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, बैकबोन, इन सभी में डिफरेंस समझना है तुम्हें, तो उसे जब सेक्शन पढ़ाऊंगा ना तो वहीं पे बतलाऊंगा। बस यहाँ पे क्या है, ये एक सिंपल सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक साइड में डेवलप करता है, कब, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लियर, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तभी ये डेवलप करता है, जनरेट करता है, क्लियर है ना। और यहाँ पे जहाँ जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये बेसिकली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उन्हें कॉर्डेट बोलोगे, जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा उन्हें नॉन कॉर्डेट बोलोगे। तो पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, तो नॉन कॉर्डेट का है, क्लियर है, और उसके आगे तुम्हारा कॉर्डेट का एग्जाम्पल है। तो इतना समझ में आया। ओके, इसके बाद देखो तुम्हारा शायद यहाँ पे सेक्शन खत्म हुआ, इसके बाद एक बस ये टॉपिक है आज का लास्ट हमारा। तो यहाँ पे इस टेबल को समझना, ये टेबल कुछ है नहीं, पीछे जो तुमने पढ़ा ना वो सारे का यहाँ पे समअप दिया गया है। जैसे देखना यहाँ पे किंगडम दिया गया है, कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो तुम्हारा क्या क्या आया था, सेलुलर लेवल आया था, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल आया था, क्लियर है ना। आगे बढ़ो, सिमेट्री अगर देखो तो सिमेट्री में तुम्हारा क्या क्या आया था, एसिमेट्रिकल आया था, क्लियर है ना, साथ ही साथ तुम्हारा बाइलेटरल और साथ साथ तुम्हारा रेडियल भी आया था, क्लियर है ना। तो देखो रेडियल और यहाँ देखो बाइलेटरल आ गया ना। उसके बाद बॉडी कैविटी और सिलोम जो आया था वो एसिलोमेट, क्लियर है ना। इसके बाद तुम्हारा स्यूडोसिलोमेट और साथ साथ सिलोमेट, ये सारे तुम्हारे एसिलोमेट ही हैं। ओके, और यहाँ पे फाइलम दिए गए हैं। तो देखो ऐसे करके इस ग्राफ को, बेसिकली ग्राफ नहीं बोलो इसे फ्लो चार्ट को, क्लियर है ना, इस फ्लो चार्ट को कैसे पढ़ना है इसे समझो। देखना येलो दिखेगा नहीं, चलो देखना यहाँ पे, जैसे अगर बात करो पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा क्या है, तो एसिलोमेट है। पोरीफेरा में सिमेट्री कैसा है, तो एसिमेट्री है। और पोरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं सिलेंट्रेटा यानी निरेरिया और टीनोफोरा की। तो ये कैसे हैं, तो ये भी अभी एसिलोमेट ही है, मतलब कि यहाँ पे भी जो तुम्हारा जो बीच में जो ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, सिलोमिक कैविटी, वो अभी तक आया नहीं है, क्लियर है ना। इसके बाद इसमें सिमेट्री कैसा है, तो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मीन्स जहाँ
प्लेन ऑफ सिमेट्री मोर देन वन हो, यानी कि एक प्लेन से ज्यादा प्रेजेंट हो जिससे कि काटने पे वो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाए, सो दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री तुम्हारा कहाँ कहाँ आ गया, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा में, क्लियर है ना। इसके बाद एक इकाइनोडर्मेटा में भी आता है, याद रखना, यहाँ पे भी तुम्हारा रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे स्टार लगा दिया गया और इसके बारे में लिखा क्या गया है समझना। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो अलग अलग स्टेज पे, जैसे कि लोअर स्टेज पे तो वो बाइलेटरल सिमेट्रिक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो मोस्टली रेडियल सिमेट्रिक एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए इसे स्टार लगा दिया गया है। तो यहाँ पे समझ में आया। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या हो जाएगा, तो टिश्यू लेवल हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे। देन बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो टिश्यू लेवल हो जाएगा, किसका, ये सिलेंट्रेट और टेनोफोर का, क्लियर है। जो हम आगे बढ़ते आ रहे हैं ना, तो टिश्यू लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मिक्सअप कर दिया है, क्योंकि इसे फिर आगे का फ्लो चार्ट बनाना था ना, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करो तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में तुम्हारा क्या है, विदाउट बॉडी कैविटी, यानी यहाँ भी एसिलोमेट है। यहाँ देखो बाइलेटरल सिमेट्री है, और यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर रहे हैं हम, प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो चलो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है ना। और इसके बाद जब बढ़ोगे तो ऑर्गन सिस्टम में चले जाना खुद से। तो यहाँ तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया। मैं यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे सेलुलर लेवल, इन दोनों में टिश्यू लेवल, टिश्यू टिश्यू, क्लियर है ना। इसके बाद ये तुम्हारा ऑर्गन, और बाकी में चले जाओ तो ऑर्गन सिस्टम, क्लियर है। आगे बढ़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखते हैं एस्केलमिंथिस। तो एस्केलमिंथिस में देखो स्यूडोसिलोम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्लियर है ना। एस्केलमिंथिस में देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, वो देखो मैं याद करवाता हूँ तुम्हें। एस्केलमिंथिस, क्वेश्चन ना इन्हीं सब चीजों से बनते हैं जो थोड़े से यूनिक होते हैं। तो एस्केलमिंथिस में तुम्हारा क्या है, स्यूडोसिलोम है, ओके। यानी यहाँ पे जो बेसिकली मीजोडर्म होंगे वो पॉचेज में प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना। तो एस्केलमिंथिस, और दूसरे इंपॉर्टेंट क्या आया है, प्लेटीहेल्मिंथिस। प्लेटीहेल्मिंथिस में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तुम्हें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ऑर्गन लेवल, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में देखो तो यहाँ पे सिलोमेट है और यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है। बस इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा कभी कभी रेडियल भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, तो ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पे क्लियरली तुम समझ सकते हो, यहाँ पे क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम है, क्लियर है ना। यहाँ पे भी क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम है, ओके। तो इस फ्लो चार्ट को तुम समझ चुके होगे, इसे याद भी कर लोगे, वैसे याद तो हो ही गया होगा, क्लियर है ना। देखो पोरीफेरा सेलुलर लेवल, सिलेंड्रेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थिस ऑर्गन लेवल, आगे का सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर सिलोमिक कैविटी की बात करते हैं तो पोरीफेरा एसिलोमेट, पोरीफेरा सिलेंड्रेटा टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थिस यहाँ तक एसिलोमेट। देन एस्किलमिन्थिस में स्पेशल वाला दैट इज स्यूडोसिलोमेट, और बाकी के सारे सिलोमेट तुम्हारे। सिमेट्री की बात करते हैं तो पोरीफेरा तुम्हारा एसिमेट्रिक, और सिलेंड्रेटा टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा तुम्हारा रेडियल सिमेट्रिक, क्लियर है ना। और बाकी के सारे तुम्हारे मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसे, बाइलेटरल सिमेट्रिक, क्लियर है ना। इसके बाद बात करते हैं बस इतना ही तो बात करना है यहाँ पे, क्लियर है ना। इन्हीं चार चीजों को तो यहाँ पे दिया है, ओके। तो ये चीज समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलो इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि PYQs में पूछे गए हैं। तो उसके बाद आज के सेक्शन को खत्म करते हैं। तो देखना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, क्लियर है ना। देखो बाइलेटरल सिमेट्रिक तो ढेर सारे होते हैं, क्लियर है ना, और ट्रिपल ब्लास्टिक भी ढेर सारे ही होते हैं। चलो तो एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो तुम अगर देखो स्पोंजेस, सबसे पहले तो इसे छाट लो, क्योंकि ये तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक है, क्लियर है ना। ये तुम्हारा क्या है, तो डिप्लोब्लास्टिक है। और साथ ही साथ तुम्हारा ये तुम्हारा ये एक मिनट एसिमेट्रिक भी होता है, क्लियर है ना।
एसिमेट्रिक होता है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। आगे देखो, पोरीफेरा के बाद सिलेंड्रेटा आता है, तो सिलेंड्रेटा और साथ ही साथ टीनोफोरा, ये भी तो नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है दो ही लेयर ना, यहाँ पे भी तुम्हें मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक ही मिलते हैं, क्लियर है। यहाँ पे भी तुम्हें डिप्लोब्लास्टिक ही मिलते हैं और यहाँ पे भी तुम्हें डिप्लोब्लास्टिक ही मिलते हैं। जैसे देखो पीछे देख सकते हो तुम, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझना तुम बेसिकली, जैसे यहाँ देखो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा, यहाँ देखो एसिलोमेट है, तो एसिलोमेट है तो ऑब्वियसली ये बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक ही होगा। या यूं को चलो सिमेट्री देखते हैं, यहाँ पे तो रेडियल सिमेट्री है, क्लियर है ना। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा और सिलेंड्रेटा में कैसा सिमेट्री है, तो रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पे तुम्हें रेडियल सिमेट्री और यहाँ पे भी तुम्हें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए एस्केलमिंथिस आंसर हो जाएगा। अब एस्केलमिंथिस में देख सकते हो तुम, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री भी आना चाहिए। देखो एस्केलमिंथिस में तुम्हें बाइलेटरल सिमेट्री तो आ ही रहा है, और देखो स्यूडोसिलोमेट आ गया मतलब मेसोडर्म आ गया ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो ही गया है, क्लियर है। चाहे तो तुम पीछे भी जाके देख सकते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, ओके। तो यहाँ पे आंसर ए चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या कौन से करेक्ट हैं देखते हैं। रॉन्डवॉर्म दैट इज एस्केलमिंथिस आर स्यूडोसिलोमेट, ये तो सही है ना। अभी अभी तो देखे, रॉन्डवॉर्म यानी एस्केलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट है, यही तो आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं आगे। मुलस्का आर एसिलोमेट, मुलस्का देखो काफी आगे आता है, तो ये एसिलोमेट नहीं बल्कि सिलोमेट होगा, क्लियर है ना। यहाँ पे तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ओके। और साथ साथ तुम्हें सिलोमिक कैविटी भी देखने को मिलेगा, तो ये सिलोमेट्स होंगे, ओके। तो ये आंसर नहीं होगा। देन इंसेक्ट्स भी आगे ही आते हैं, ये भी तुम्हें स्यूडो काट दो, ये भी तुम्हें सिलोमेट होते हैं। देन फ्लैट वॉर्म प्लेटियल मिंथिस आर सिलोमेट, तो प्लेटियल मिंथिस तो तुम्हारे एसिलोमेट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। प्लेटियल मिंथिस तक तो एसिलोमेट था, और साथ ही साथ तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, याद करो। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है और आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि 2011 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म, फंगी, किनमें सबसे ज्यादा नंबर होते हैं स्पेसीज के नेचर में। तो यहाँ पे ये तुम्हें याद रखना है, एंड दैट आंसर विल बी इंसेक्ट। इंसेक्ट देखो होता है तुम्हारा, इंसेक्ट को बोलते हैं अर्थोपोडा, क्लियर है ना। और अर्थोपोडा तुम्हारा ये है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। यूं को इसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम, ओके। और इसके बाद मोलस्का आता है बेसिकली जो सेकंड लार्जेस्ट होता है। तो आर्थ्रोपोडा का जो नंबर है ना, सबसे ज्यादा तुम्हें नेचर में देखने को मिलेगा स्पीसीज के टर्म में, ओके। सबसे ज्यादा स्पीसीज तुम्हें आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे, दैट इज इंसेक्ट्स के मिलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो कल के क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल के क्लास में ना हम डिफरेंट फाइलम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो डिफरेंट फाइलम्स, एक मिनट रुकना। तो देखना यहाँ पे कल का जो क्लास होगा हमारा, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिफरेंट जो फाइलम होते हैं ना, बेसिकली देखो किंगडम के बाद फाइलम आता है बेसिकली, क्लियर है ना। खास करके एनिमल में, प्लांट में डिवीजन पढ़ते थे हम, तो यहाँ पे डिफरेंट फाइलम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफेरा, क्लियर है ना। देन हम पढ़ने वाले हैं सिलेंड्रेटा, जिसे कि निडेरिया भी बोलते हैं, ओके। देन हम पढ़ेंगे टीनोफोरा, ओके। इसके बाद आता है हमारा प्लेटिहेल्मिन्थिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस। देन आता है एस्किलमिन्थिस, एस्किलमिन्थिस के बाद आता है तुम्हारा एनालिडा। देन आता है तुम्हारा अर्थोपोडा। देन आता है तुम्हारा मुलस्का। देन आता है तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा।
देन आता है तुम्हारा हेमिकॉर्डेटा, एंड फाइनली आता है तुम्हारा कॉर्डेटा। क्लियर है? अब फिर कॉर्डेटा के अलग अलग क्लासेस भी पढ़ेंगे, सुपर क्लास और क्लास भी पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो इतने हम फाइलम्स को एक एक करके पढ़ेंगे। क्लियर है? और जो भी एग्जाम्पल्स होंगे खास करके हर फाइलम के, और कुछ स्पेशल फीचर, दो चीज पे हमेशा ध्यान देना। मैं यहीं पे बतला देता हूँ। क्लियर है ना? दो चीज पे ना हमेशा से ध्यान देना। और वो दो चीज क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट तो है तुम्हारा एग्जाम्पल। तो जहां भी एग्जाम्पल आए उसे सीधा याद कर लेना है कुछ भी करके। देन सेकंड पॉइंट इज कि किसी फाइलम में कोई स्पेशल फीचर आए। क्लियर है ना? स्पेशल फीचर आए, ओके, जो कि सिर्फ उसी में प्रेजेंट हो और कहीं पे प्रेजेंट नहीं हो। क्लियर है ना? जैसे आएंगे आगे। क्लियर है ना? जैसे तुम पीछे भी कुछ कुछ तो देखे थे ना कि स्यूडोसिलोमेट तुम्हें एक जगह दिख रहा था एस्किलमिंथिस में, ओके। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा था तुम्हें प्लेटिहेलमिंथिस में। तो वो क्या है, एक तरह से स्पेशल फीचर ही हो गया ना, क्योंकि वो दूसरे में प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह से आएंगे वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्यूब सिस्टम। तो इस तरह से जो भी स्पेशल फीचर्स आएंगे उसे तो जरूर याद रखोगे, और साथ साथ एग्जाम्पल्स याद रखोगे, ओके। और बाकी के जो टर्म्स आएंगे वो मैं बताऊंगा आगे। एग्जाम्पल्स में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कुछ का कॉमन नेम होगा इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तो जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे उसका एक साइंटिफिक नेम भी होगा, एक कॉमन नेम भी होगा, यानी लोकल नेम भी होगा। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लियर है ना? लोकल नेम पूछ दे के उसका दूसरा नेम पूछ दिया जाता है, या फिर दूसरा नेम दे के लोकल नेम पूछ दिया जाता है, और या फिर उसके रिलेटेड उसके फीचर्स पूछ दिए जाते हैं। तो तुम्हें पता होगा तब ना कि आखिर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है कौन सा और वो किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें पता रहना चाहिए। क्लियर है ना? तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करेंगे यहाँ पोरीफेरा से। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सेक्शन हमारे यहाँ ये पोरीफेरा से शुरू होगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करते जाओगे और दोस्तों के साथ शेयर करते जाओगे।